नमस्कार, स्वागत है आपका एक शख्सियत के सफ़र को जारी रखते हुए आज हम यहाँ एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं, जिस स्थान पर हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ जनपद के पूर्व जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ का नाम अलीगढ़ शहर के लिए कोई अ, ऐसा नाम नहीं है जिसको लोग नहीं जानते हों, काफ़ी जाना-पहचाना नाम है, सामाजिक क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं। तो एक शख्सियत के सफ़र को जारी रखते हुए आज इस साक्षात्कार में आज इस मुलाकात में हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर साहब के निजी जीवन में हम झाँकने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि मूल रूप से डॉक्टर साहब आखिर कहाँ के रहने वाले हैं और प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर साहब ने कहाँ से ग्रहण की और जो कामयाबी का जो रास्ता है, चूँकि जैसा कि मेरे संज्ञान में है, लगभग 34 वर्षों तक अलीगढ़ जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं में संबल बनकर लगातार डटे रहने वाले शख्सियत का नाम डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ है। तो जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर भूमिका निभाते रहे। तो आगे बढ़ने के लिए सर निरंतर परिवार में किसने प्रेरित किया? मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से शिक्षा आपकी हुई? मैं मूल रूप से आगरा का निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जनपद आगरा में ही हुई। परिवार में सबसे ज़्यादा बढ़ावा हमारा 9 भाई बहनों का परिवार था। माँ बाप ने दिया। मेरे पिताजी ने मुझे 12th तक इंग्लिश पढ़ाई और माँ साहित्यिक अभिरुचि की थी, जो तब की धर्मयुग और साप्ताहिक में कहानियाँ भी लिखा करती थी। वही हम लोगों के एडमिशन कराने के लिए स्कूल कॉलेजों में साथ जाती थी। बहुत सुंदर। यहाँ पर परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि जहाँ अंग्रेजी का ज्ञान परिवार में विरासत के रूप में मिला, तो वहीं धर्म और संस्कृति की शिक्षा भी डॉक्टर साहब को विरासत में मिली। तो इस अगले सवाल को मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने वाला जो काल होता है, इसके बाद व्यक्ति की शादी का संयोग बनता है। तो इस शादी का संयोग डॉक्टर साहब कब बना और आपकी धर्मपत्नी कौन है और क्या विशेष योग्यता वो अपने क्षेत्र में रखती हैं? इसके अलावा वर्तमान में बच्चे डॉक्टर साहब इस समय क्या कर रही हैं? मेरी शादी मजदूर दिवस जी। 1 मई 1996 को हुई। जी। हालांकि हमारी जैसी भूमिका है मजदूरी की तरीके से यह परिवार बहुत ही नीचे से उठा है जी। और शादी मेरी एक उच्च शिक्षित महिला डॉक्टर नीता से, जो MA PhD थी, उनसे हुई, जो कि गृह कार्य में निपुण होने के साथ साथ पेंटिंग में भी निपुण हैं और जिन्होंने आज तक परिवार को, मेरे खानदान को एक सूत्र में पिरो कर रखा और बच्चों को संस्कारित होने की शिक्षा भी प्रदान की। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी वरिष्ठ चिकित्सक है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, और दूसरा बेटा चेन्नई में इंजीनियर ही है। दोनों ही आज्ञाकारी संस्कार वाले और परिवारीजनों का ख्याल रखने वाले मितव्ययी हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, कहा जाता है कहावतों में भी कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में होए माया और तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो वास्तव में डॉक्टर साहब यहाँ पर चारों सुखों को यहाँ पर भोग रहे हैं और डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छा समय स्वास्थ्य विभाग में बिताया। इसके अलावा मैं जानूंगा डॉक्टर साहब, सरकारी नौकरी आपने कब ग्रहण की और कहाँ पे सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई? उसके बाद अलीगढ़ में आपका पदार्पण महकमे में आखिर कब हुआ? वैसे तो मैं पूर्व में आगरा कॉलेज आगरा में बॉटनी का लेक्चरर था। उसके बाद पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में रिसर्च एसोसिएट था। लेकिन आयोग के माध्यम से मेरी प्रथम नियुक्ति जनपद बुलंदशहर में हुई और मैंने दिसंबर 91 में ज्वाइन किया। उसके बाद मैं अलीगढ़ 2006 में आ गया यहाँ पर। उसके बाद निरंतर मैं अलीगढ़ में ही स्वास्थ्य सेवाओं को संभाल रहा हूँ और उसमें ही डिवोशन के साथ कार्य कर रहा हूँ। सर, अलीगढ़ में जब आपने प्रभार संभाला था तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान में आपकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता आपकी क्या रही उस समय? अलीगढ़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ये अलीगढ़ जिस पद पर मैं आया था, डेंगू और मलेरिया से बहुत ही प्रभावित था। और जब मैं सितंबर में आया था तो जनपद अलीगढ़ में पहली बार डेंगू का प्रकोप तहसील खैर में हुआ था। तो वहाँ दिन रात मेहनत करके हमने डेंगू को कंट्रोल किया और निश्चित रूप से उस टाइम कई मृत्यु भी हुई, क्योंकि डेंगू की शुरुआत थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन हमने लोगों को जागरूक करके उस डेंगू को भी कंट्रोल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ अभी डेंगू और मलेरिया की बात हुई, डेंगू और मलेरिया की बात भी हम आपसे आगे इस साक्षात्कार में लगातार करेंगे।
यहाँ पर वर्तमान में देखा गया है कि चाहे कोई भी महकमा हो, हर महकमे में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। तो इस नौकरी के इस लंबे और सफलतम कार्यकाल के दौरान किस तरह के उतार-चढ़ाव देखे, खास तौर से अच्छे और बुरे लोगों के बारे में अगर कहा जाए? देखिए, नौकरी हो या ज़िंदगी, ये एक संघर्ष का दूसरा नाम है। आप लोगों ने सुना होगा, ग्राफ अगर सीधा आ जाए, एक लाइन आ जाए ग्राफ में, तो डॉक्टर कहता है अब जीवन नहीं बचा। अभी आपने 2 मिनट पहले भी कहा था कि शादी मज़दूर दिवस पर आपकी हुई थी। तो जीवन नहीं बचा। तो नौकरी या संघर्ष का दूसरा नाम है, और इस उतार-चढ़ाव भी संघर्ष करने की प्रेरणा देता है और पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है। तो मेरा उद्देश्य निश्चित रूप से एक था और उसके प्रति मैं समर्पित था। लोगों के खोने से या विरोधी होने से या हमारे से सहमति न रखने से कुछ नहीं होता है। हमें अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जिससे कि हम अपना निरंतर लक्ष्य को प्राप्त करें। सर, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, लगातार लोगों ने काफ़ी मनगढ़ंत शिकायतें भी आपके बारे में करने का प्रयास किया और महकमे को भी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। तो लेकिन बावजूद इसके तमाम उतार-चढ़ाव को सहते हुए आपने सफलतम कार्यकाल पूरा किया। तो 2 शब्द और क्या कहेंगे कुछ ऐसे लोगों के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि जिसकी जैसी पर्सनैलिटी है, वो वैसे ही कार्य करता है। हम उसको ज़िंदगी में बदल नहीं सकते। चलिए। लेकिन हमें स्वयं को, जो हमारे गुण हैं, उनके अनुरूप कार्य करना चाहिए, ईश्वर की तरफ देखना चाहिए। अच्छे कार्यों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, और ये आप लोग देख भी रहे हैं, शायद इसलिए आज पूछ भी रहे हैं, वरना कार्य पूरे हो। ये इंटरव्यू नहीं का सारी सरकार ने जा रही है, तो बिल्कुल सही कहा है आप। वास्तव में एक शख्सियत हैं कि जिन्होंने अलीगढ़ शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को संबल दिया लगातार इस नौकरी के कार्यकाल में। तो चलिए बात करेंगे अब मलेरिया को लेकर के, चूँकि आपने जिला मलेरिया अधिकारी के रूप में अलीगढ़ जनपद में काफ़ी सशक्त भूमिका का निर्वहन किया है। अगला सवाल सर मेरा मलेरिया को लेकर के होगा कि आखिर मलेरिया की बीमारी क्या होती है? इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होती है? देखिए, मलेरिया बहुत पुराना रोग है, और मैं बता दूं सौभाग्य से कि जून का जो महीना है, जिस सौभाग्य से आप जून के महीने में साक्षात्कार को देख रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब भी इस संदेश देंगे। जून का महीना मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया जाता है। वो आखिर क्या होती है मलेरिया? बहुत पुरानी बीमारी है। पहले कहते थे ये गंदी हवा से होती है, लेकिन बाद में ये एस्टेब्लिश हुई, ये प्रोटोजोआ से होती है, प्लाज्मोडियम से, और इस प्रोटोजोआ को मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है, और मादा मच्छर अपने अंडे रुके हुए पानी में देती है। तो सबसे बड़ी बात है, जब इन्फेक्टेड मच्छर हमें काटता है तो ये मलेरिया की बीमारी हो जाती है। इसके लक्षणों में बदन दर्द है, सिर दर्द है, बुखार है, उल्टी है, और हमारे बदन टूटना भी शामिल है। तो इसके बचाव के लिए हमें निरंतर आसपास साफ सफाई पर जोर देना चाहिए। मलेरिया रोधी माह में हम लोगों को निरंतर जागरूक करते रहे हैं, और उनसे यही कहते रहे हैं कि पानी ठहरेगा जहाँ, मच्छर पनपेगा वहाँ। और हम अपने जीवन में रविवार का एक दिन निकालें, हर रविवार मच्छर पर वार, लार्वा पर संहार और मलेरिया का संहार। सो हम एक रविवार छुट्टी वाले दिन अपने सारे कूलर को, पानी के पात्रों को साफ करें, और जो रुका हुआ पानी है उसको साफ करें, ताकि मच्छर उसमें अंडे ना दे पाए और मलेरिया रोग ना फैल पाए। जी, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने मलेरिया के बारे में भी काफ़ी विस्तार से बताया कि इसके कारण भी बताए और इसके निवारण भी बताए। तो अगला सवाल मेरा होगा डॉक्टर साहब, महकमे में रहकर आखिर सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आप अपनी क्या मानते हैं? और ख़ास तौर से मलेरिया की ही हम बात करें तो मलेरिया के समूल नाश के लिए क्या विशेष और ठोस कदम आप किस तरह से उठाए गए? जनता के क्या क्या विशेष रहा, ये सन बाइस बात करें थे। मलेरिया और डेंगू ये एक छतरी के नीचे वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहलाता है, जिसमें कई बीमारियां शामिल हैं। और जब से मैं आया हूँ, इनकी रोकथाम के लिए शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप, शासन की मंशा के अनुरूप हम लोगों ने टीम बनाकर कार्य किया है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं, तो एक साल में 400 से लेकर 500 के मलेरिया केसेस आते थे, जो आज 2024 में 33 ही रह गए। ऐसे ही डेंगू का हाल है। एक साल में आज से 8 साल पूर्व, 10 साल पूर्व 1500 केसेस आते थे, जो विगत वर्ष 318 ही रह गए हैं। ये सब हमारे टीम वर्क का परिणाम है। अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की भावना के तहत हम इस काम को करते हैं। जैसे ही हमें रोग की जानकारी मिलती है, टीम बनाकर वहाँ पहुँचते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, ताकि ये रोग और लोगों तक
ना फैल पाए उसे वहीं के वहीं हम रोक देते हैं। देखिए, महकमा जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समय-समय पर अपने स्तर से कार्य करता है मलेरिया के उन्मूलन को लेकर, लेकिन बावजूद इसके लोगों की जागरूकता का होना अत्यंत ही आवश्यक है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रविवार का दिन एक छुट्टी का अवकाश का दिन होता है, उस दिन हम अपने लिए निकालें और अपने घर के आसपास की स्वच्छता का और साफ-सफाई का स्वयं ध्यान रखें। तो न सिर्फ मलेरिया बल्कि अन्य बीमारियों से भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। डॉक्टर साहब, मलेरिया के अलावा विभिन्न पटलों का आपने कार्य देखा। पोलियो उन्मूलन की चाहे बात हो, चाहे वो टीकाकरण अभियान की बात हो, पोलियो में हम किस स्तर पर अपने आप को मानते हैं, टीकाकरण में हमारा अलीगढ़ किस स्तर पर खड़ा हुआ है और कितनी अवेयरनेस की इसमें पोलियो में और टीकाकरण में दोनों में आवश्यकता? पोलियो तो एक जन जन का अभियान बन गया था और जब मैं आया था तो पोलियो काफ़ी पीक पे था। लोगों में विशेषकर मुस्लिम संप्रदाय में इसकी दवा को लेकर बहुत भ्रांति थी, बहुत विरोध था। हमने उन्हीं के लोगों के माध्यम से दिन रात एक कर उनको समझाया कि इस दवा के पीने से कोई नुकसान नहीं होता। उनकी मस्जिदों से हमने अनाउंस कराया, उनकी मस्जिदों से हमने जाकर सभा करी, तब हम लोगों को कन्विंस कर पाए कि इस दवा का कोई नुकसान नहीं होता है और निश्चित रूप से हम लक्ष्य को अपने को प्राप्त कर पाए। आज हमारा प्रदेश कहें या जिला कहें या देश कहें, ये पोलियो मुक्त हैं। लेकिन फिर भी आसपास ऐसे देश हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है, जहाँ से कीटाणु आने की संभावना रहती है, तो हम बचाव के लिए उसमें नियमित रूप से अभियान भी चलाते हैं। जहाँ तक टीकाकरण की बात है, मैं ज़िला प्रतिरक्षण अधिकारी भी कई साल तक रहा और हमने घर-घर जाकर जो रेजिस्टेंट फैमिली हैं, उनको कन्वर्ट किया और टीकाकरण का लक्ष्य भी 90% तक हमने पहुँचा दिया। जी, बहुत सुंदर। पोलियो के जो टीकाकरण का जो अभियान था, उस अभियान के बारे में डॉक्टर साहब ने विस्तृत जानकारी थी। अलीगढ़ शहर में मिश्रित आबादी के लोग रहते हैं, जहां हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। कुछ लोगों द्वारा भ्रम की स्थिति फैलाई गई कि पोलियो के टीकाकरण की दवा में कुछ विशेष है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। डॉक्टर साहब ने न सिर्फ महकमे के साथ टीम वर्क करते हुए लोगों को समझाया बुझाया, कन्विंस किया, बल्कि समय समय पर जागरूकता रैली निकाल कर सड़कों पर बच्चों ने लोगों को समझाया और इसी का सकारात्मक परिणाम है कि हम बिल्कुल पोलियो मुक्त न सिर्फ अलीगढ़ में बल्कि हमारा देश भी पोलियो मुक्त हो चुका है। अन्य जगह इसका वायरस है, इसको भी दूर करने के लिए हमारा ये मैसेज होगा कि आप टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर बात करी टीकाकरण की, तो इसके अलावा अब अगला हमारा डॉक्टर साहब से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल के बिना शायद ये चर्चा अधूरी होगी। डॉक्टर साहब, हमने एक महत्वपूर्ण कालखंड को देखा जिसे कोरोना के कालखंड का नाम कहा जाता है। इससे हम अगर सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस विभीषिका से लड़ने के लिए विभाग ने अपने आप को किस तरह से तैयार किया? स्वास्थ्य विभाग का क्या टीम और किस तरह का नेटवर्क रहा था उस दौरान, और आपके स्तर से किस तरह का मैनेजमेंट था, उसके बारे में थोड़ा-सा डॉक्टर साहब बताएँ? मैं तो ये कहूँगा कि इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी कोरोना और इसमें मैं कार्य करने को लेकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे मानवता की सेवा का अवसर दिया। ये एक सामूहिक प्रयास था जिसमें मैं जनपद अलीगढ़ में टेस्टिंग प्रभारी था। हम जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता लगेगा कोरोना किस किस को है। इसके लिए हमने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मोहल्लों में, चौराहों पे, ऑफिसेज में, बैंकों में, एलआईसी में, जहाँ थे हमने टेस्ट ड्राइव चलाया और खड़े होकर लोगों को टेस्ट कराए गए। जिसमें मैं देखता हूँ कि पीएससी की बटालियन थी, सीआरपीएफ की बटालियन थी, एक दिन में 200 पॉजिटिव केस निकले। उन केसेस को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको भर्ती कराना, ये मेरी प्राथमिकता थी और इसमें मैं सफल हो पाया और इसी तरीके से हम इस कार्य को पूर्ण करते रहे। हालांकि मैं भी इस दौरान कोरोना प्रभावित हुआ और दिल्ली में भर्ती भी रहा, लेकिन फिर भी मुझे मानवता की सेवा का फल ईश्वर ने दिया। मैं स्वस्थ होकर फिर अपने कार्यों में लगा और कोरोना के नियंत्रण में पुनः कार्य करने लगा। कोरोना के कालखंड को शायद संभवतः हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ये वो दौर था कि इस दौर की कहानियां हम आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे कि हमारे वक्त में कोरोना का कालखंड कैसा हो गया था। लेकिन वास्तव में यहाँ पर शाबाशी का कार्य किया स्वास्थ्य विभाग की टीम ने,
और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे देश की सरकार ने भी काफ़ी सक्रियता और सजगता का परिचय देते हुए समय पर वैक्सीन तैयार की और वैक्सीन के प्रभाव से हमारा देश भी कोरोना मुक्त हुआ। हालांकि वर्तमान में भी कुछ केसेस सुनने और देखने को मिले हैं, लेकिन संभवतः हमें उम्मीद है कि इनको भी समय पर काबू कर लिया जाएगा। अगला सवाल मेरा डॉक्टर साहब से होगा। इतनी लंबी पारी डॉक्टर साहब ने स्वास्थ्य विभाग में खेली है, तो स्वास्थ्य विभाग की सफलतापूर्वक आपने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो ऐसा कोई सुखद अनुभव जिससे सफल कार्यकाल से क्या सीखने को मिला डॉक्टर साहब, और सामने वाले को क्या प्रेरणा देंगे सफलता के लिए? देखिए, मेरा हमेशा उद्देश्य रहा कि आम पब्लिक को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए और मैं जहाँ तक संभव हुआ इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहा। अगर मैं देखूं तो मैं करीब 19-20 यूनिट में काम किया, जिसमें महत्वपूर्ण रेड क्रॉस सोसाइटी थी और निष्क्रिय पड़ी थी, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई और ब्लड डोनेशन भी बढ़ाया गया। ब्लड डोनेशन में हमारा जनपद अलीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा प्रदेश में। कितना ब्लड डोनेट कराया कि जनपद अलीगढ़ में ये रहा, और तत्कालीन डीएम डॉक्टर आलोक कुमार ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने एक डायरी भी बनवाई जिसमें लोगों के नाम थे, उनका ब्लड ग्रुप था, उनके मोबाइल नंबर थे। हम मोबाइल पर फ़ोन करके उनको बुला लिया करते थे। ये प्रदेश का अपना पहला एक प्रयोग था जिसका उद्घाटन जिला मलकान सिंह चिकित्सालय में भी हुआ था। उसके बाद मैं आयुष्मान योजना का भी प्रभारी रहा, इसकी जागरूकता करी। तीसरी सबसे बड़ी बात है, पीसीपीएनडीटी का मैं प्रभारी रहा और पीसीपीएनडीटी में जो जनपद का सेक्स रेशो था वो बड़ी खराब स्थिति में था। सेक्स डिटर्मिनेशन जनपद में हो रहे थे, तो इस दौरान कई नामी लोगों के सेंटर बंद भी किए गए, उनको पनिश भी किया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम ये मैसेज देने में सफल रहे कि हम पेट में या गर्भ में फीमेल की हत्या नहीं करें, और ये डर आज तक फैला है। उससे पहले ना कभी ऐसी ड्राइव चली थी, ना ही उसके बाद कभी ऐसी ड्राइव चली थी। तो मैं यही कहूँगा कि हम लड़का लड़की एक समान की भावना के तहत चिकित्सकों से अपील करूँगा, सेक्स डिटरमाइन ना करें। ऊपर वाला देख रहा है, हर एक को जीने का अधिकार है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने उस क्रांतिकारी काल की बात की जिस क्रांतिकारी काल में यहाँ पर अलीगढ़ शहर में लिंग का अनुपात गिरता चला जा रहा था। उस वक्त स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और डॉक्टर साहब नोडल अधिकारी के और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में एक नहीं बल्कि अनेक संस्थान ऐसे हैं जिन पर कार्यवाही की गई और कार्यवाही करते हुए निर्भीक और बेखौफ होकर उनके ऊपर मुकदमे भी लगाई गई। तो ये उस दौर की बात है। तो डॉक्टर साहब ने भी स्पष्ट कर दिया है कि लड़का और लड़की एक समान है। वर्तमान में भी डॉक्टर साहब की सलाह है, जो भी मेडिकल कॉलेज, जो भी चिकित्सक हैं, जो भी चिकित्सा संस्थान हैं, वो सभी अपने यहाँ लिंग के अनुपात का विशेष ध्यान रखें कि गर्भ में किसी लड़की की हत्या करना वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ पर एक अगला और महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, तत्कालीन डीएम ऋषिकेश भास्कर यशोद जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आगे आकर हर तरीके की मुझे निर्देशन दिया, हर तरीके की गाइडेंस दी, इससे मैं इस कार्य को, पनिशमेंट को अंजाम दे सका। दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि अपने दौर की, अपने काल की बात कर रहे हैं तो वही शक्ति और वही तेजी आज भी लाने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो महकमा तत्काल प्रभाव से हरकत में आए और ऐसे पुराने और अनुभवी लोगों से प्रेरणा लेकर डिपार्टमेंट के लोग आगे निरंतर कार्य करते हैं। ऐसी हमारी कामना है। आगे मैं डॉक्टर साहब से ज़्यादा समय डॉक्टर साहब का नहीं लूँगा, केवल इतना कहूँगा कि अपने काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि का जिक्र किया, अपनी महत्वपूर्ण नौकरी का जिक्र किया और अपने कार्यकाल से क्या सीखने को मिला डॉक्टर साहब ने बताया। तो चलते चलते क्या संदेश हमारे दर्शकों को होगा, उसके बाद एक सवाल और पूछूंगा, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। क्या संदेश मैं दर्शकों को यही संदेश, और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब अब नहीं बल्कि वरुण चैनल पर अब से पहले भी कई सारे एपिसोड में जन जागरूकता से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय समय पर उपलब्ध रहती। मैं दर्शकों को यही संदेश दूंगा, वर्तमान जो कार्यशैली है, जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम पुरातन उसमें ले जाएं। हमारा जो यूरोप है वो हमारी भावनाओं को अपना रहा है। हम बाहर का खाना खा रहे हैं, हम समय से नहीं जाग रहे हैं, हम समय से नहीं सो रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिससे हम विभिन्न बीमारियों से, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ हो, उससे पीड़ित हो रहे हैं। हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं,
हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। हम हरियाली पुनः लाएँ, जिससे हमें ऑक्सीजन मिले, हम साफ-सफाई रखें, हम शुद्ध पानी पिएँ, जिससे हम निरंतर स्वस्थ रहें। तो मैं यही कहूँगा कि बड़े लोगों का सम्मान करें, हम प्रकृति से जुड़ें। विश्व एनवायरनमेंट दिवस भी आ रहा है 5 जून का। प्रकृति से जुड़े रहने में ही हमारा भला है और हम प्रकृति की केयर करें। हम देखें कि प्रकृति की पूजा हमारे आदिकाल से की जा रही है, कितनी इम्पोर्टेंट है। कहीं हम पानी की पूजा करते हैं, छठ महोत्सव देखते हैं, कहीं हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, कहीं हम वायु की पूजा करते हैं। हम इन जो हमारे उसके शरीर के 5 घटक हैं, हमारी इम्पोर्टेंस मुनियों ने, ऋषियों ने बताई कि इन 5 घटकों की हम भगवान मान के पूजा करें, तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और इसी को अपनाएँ। अपने घर के आस-पास साफ-सफाई रखें, जिससे हम जून में मलेरिया रोधी माह जून में हम मलेरिया, डेंगू आदि से बच सकें। यही संदेश मैं देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। साथ ही ये बता दिया है कि आधुनिकता के अंधानुकरण के कारण मनुष्य एक दिशा में भागा चला जा रहा है और अव्यवस्थित जीवन शैली है वो मनुष्य को कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारक बना रही है। और यही कारण है कि तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। इनसे बचने के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, पेड़ पौधों से जुड़ना चाहिए और व्यायाम और योगा का सहारा लेना चाहिए। और जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, गैजेट्स है, इनसे अगर थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, प्रकृति से जुड़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा वक्त डॉक्टर साहब का नहीं लेते हुए एक अंतिम सवाल मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर जानूंगा। चूँकि रिटायरमेंट हो चुका है, रिटायरमेंट के बाद मनुष्य की अगली पारी खेलने के लिए होती है। तो रिटायरमेंट के बाद अगली पारी डॉक्टर साहब ने किस तरह से खेलने का मन बनाया है? और चूँकि समाज सेवा के क्षेत्र से भी डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, वक्त की आवश्यकता भी है कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी ऐसे लोग निरंतर सक्रिय रहें। आगे के बारे में डॉक्टर साहब क्या आपका विचार है? देखिए, चाहे वो नौकरी थी, वहाँ भी मैंने समाज सेवा के उद्देश्यों को समर्पित रह के काम किया। ऐसा नहीं था मुझे नौकरी करनी थी, नौकरी तो 10 से 5 की होती है। सुबह जाता था, रात आता था। कोई भी मेरे पास आया, आर्थिक सहायता का प्रभारी था, कैंसर के रोगी आए और मेरे पास किडनी के रोगी आए। मैं अंग प्रत्यारोपण समिति का सचिव रहा। सर आया आप पति पत्नी दोनों काम काज वाले थे, तो कभी तालमेल का कभी अभाव महसूस हुआ? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरी पत्नी भी इसमें, अगर मेरी सफलता का राज है, तो उसके पीछे मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। पत्नी ने हमेशा सहयोग दिया और वो भी इन सामाजिक कार्यों में आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती रही। निरंतर वो अंग प्रत्यारोपण समिति की अध्यक्ष रहीं, सदस्य रहीं, परिवार कल्याण भी उन्होंने देखा और जो एबॉर्शन है, उसकी कमेटी की भी रहीं, फूड एंड सेफ्टी की भी वो मेंबर रहीं। तो उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग दिया और इसमें मेरे बच्चों का भी मुझे बहुत सहयोग रहा, जिससे मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक शख्सियत का सफ़र हमारा लगातार जारी रहेगा और डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ जैसे सफलतम लोगों से आगे भी शहर अलीगढ़ जनपद के लोगों से मुलाकात आपकी लगातार जारी रहेगी। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ सर। नमस्कार। नमस्कार।